गर्मियों का दिन, सूरज सर पर चढ़ा रहता है। पुष्पा घर के बाकी के काम सल्टाकर जैसे ही रसोई में जाती है, अजित उसे आवाज देने लगता है। अरे क्या हुआ, कब नाश्ता मिलेगा? सुन रही हो भाग्यवान, नाश्ता मिलेगा कि नहीं? पुष्पा चिड़चिड़ाकर रसोई से बाहर आती है। आपको क्या है, आपको तो बस बोलना है। इतनी गर्मी में आप रसोई में काम करके देखिए, तब पता चलेगा। अभी 8 बज रहे हैं और सूरज ऐसे निकला है जैसे 12 बजे हो दोपहर के। खाना बनाने में टाइम लगता है। इतना काहे विस्फोटक बनी हो, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रही हो। ऐसा होता ना तो अब तक तो आप दिखते ही नहीं। गर्मी इतनी है कि रसोई में खड़ा नहीं रहा जा रहा, ऊपर से एग्जॉस्ट भी नहीं है अपनी रसोई में। ठीक है भाई, इस संडे को लगवा दूंगा। बस आधा घंटा रुकिए, मैं खाना लाती हूँ। इतना तो वक्त लगेगा खाना बनाने में। आज ऑफिस जल्दी जाना है, एक जरा टाइम नहीं है मेरे पास। छोड़ो, रहने दो, बाद में खा लूंगा। तभी अजित की माँ उमा कहती है, ऐसे क्यों जाएगा? रुक 5 मिनट, इतना वक्त तो है तेरे पास कि वो भी नहीं है। इतना वक्त है माँ? उमा पुष्पा से कहती है। पुष्पा, कल रात की ठंडी रोटी पड़ी है क्या? हाँ मम्मी जी, रोटी तो बहुत है, क्योंकि किसी ने रात का खाना खाया ही नहीं था। सबने चाउमीन खा लिया था। बस फिर मोटी मिर्ची की कांजी बना कर ला दे। मोटी मिर्ची की कांजी का नाम सुनकर अजित के चेहरे पर एक अलग सी खुशी चमकने लगती है, जैसे उसे वही खाने का मन हो रहा हो और उमा ने बनाने को कह दिया हो। हाँ, वो तो मैं शौक से खा लूंगा। मुझे मोटी मिर्ची की कांजी मिल जाए, बस फिर कुछ नहीं चाहिए। मम्मी जी, आपने बोल तो दिया, लेकिन मुझे बनाना भी आना चाहिए ना। मैंने पहले कभी कांजी कुंजी नहीं बनाई है, वो भी मोटी मिर्ची की। अरे बहू, इसमें है ही क्या? पानी में मिर्ची डालकर उसे बॉईल कर लो, फिर उसमें नमक और कुटी हुई राई डाल दो। 2 दिन के बाद खाने में देखो कितना मजा आता है। बस इतना सही है? तब तो मैं तुरंत बनाकर लाती हूँ। वैसे भी इस गर्मी में कौन ही मरेगा। पुष्पा रसोई में जाती है, फिर मिर्चियों में से मोटी मिर्ची खोज खोज कर निकालती है। जो सबसे मोटी मिर्ची होगी वही लेती हूँ। पुष्पा फिर मिर्ची को 2 फांक में काट लेती है और पानी बॉईल करके उसमें मोटी मिर्ची डाल देती है। मिर्ची जैसे ही बॉईल होती है, फिर उसमें राई डाल देती है। सही में ये तो 5 मिनट में बन गया। ऐसा खाना बनाना हो तो मैं तो एक बार भी बनाने में ना सोचूं। पुष्पा कांजी थोड़ा सा चक्कर देखती है। मैं तो इस पानी के साथ रोटी भी खा लूं, कितनी टेस्टी लग रही है। अब नाश्ते की टेंशन खत्म। पुष्पा मोटी मिर्ची का कांजी और ठंडी रोटी अजित को देती है। अजित देखते ही कहता है, माँ, अपना देश याद आ गया। बचपन में राजस्थान में हम यही खाया करते थे। वहां की गर्मी तो पूछो मत। अजित झटझट खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर पुष्पा फिर से रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। बर्तन की आवाज से उमा समझ जाती है कि पुष्पा कुछ बना रही है। वो रसोई में जाकर कहती है, बहू, अब क्या बनाने लगी? मम्मी जी, वो बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तूने ही बच्चों को बिगाड़ा है। जो बना है वही खा लेंगे। इतना भूंज कर खाना खिलाकर तुमने बच्चों को ऐसा बना लिया। चावल फ्राई करके देती है, भिंडी को 10 बार भूजती है। इतनी गर्मी में कौन गरम गरम खाना खाता है? हम इस तरह करते तो अपने बच्चे पाल लेते क्या? इसीलिए तुझे रसोई में पूरा दिन लग जाता है। मम्मी जी, आपको तो पता है बच्चे ये सब नहीं खाते। अरे तुम दोगी खाने को तब ना। यही जो बना है वही दे दो। अभी खुद ब खुद आदत सुधर जाएगी, वरना जिंदगी भर तुम ऐसे ही खाना बनाती रह जाओगी। अब कुछ नहीं बनाना, बस। उमा गैस बंद कर देती है। पुष्पा कुछ नहीं बनाती और मोटी मिर्ची की कांजी और रोटी खाने की टेबल पर रख देती है और बच्चों से कहती है, बच्चों चलो नाश्ता कर लो। आ रहा हूं मम्मी। ईशा, शुभम और उमा खाने की टेबल पर आते हैं। मम्मी, ये क्या है? कुछ अलग दिख रहा है। अरे पहले खा के तो देख, तब ना सीखेगा खाना। मम्मी, ये सब मैं नहीं खाने वाली हूँ। बेटा खा ले, इतनी गर्मी हो रही थी तो मैंने बना दिया। ये ना बस 2 मिनट में बन जाता है। शुभम एक कोर खाता है और कहता है, हाँ अच्छा तो है मम्मी, अब यही बना दिया करो। इतनी गर्मी में मरने की कोई जरूरत नहीं है। ए ईशा, चुपचाप से खा ले, ज्यादा नखरे मत दिखा। तुम मुझे मत समझाओ, समझे? खुद खा लो ना।
मम्मी इससे कौन सा भाता है, ये जानबूझकर बोल रहा है ताकि तुम्हें काम न करना पड़े और ये मुझसे खाना बनवा ले। इसे ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें काम न करना पड़े उसके लिए ये पानी रोटी भी खा लेगा। शुभम मुंह नीचे करके हंसने लगता है। अपने मन की बात मेरा नाम लेकर तो मत बोल। ईशा खाने से उठकर चली जाती है। इधर पुष्पा का मन जलने लगता है। वो ईशा के पास जाती है। तभी उमा कहती है, ये क्या कर रही है बहू, सारे किए कराए पर पानी फेर रही है। ससुराल में जाकर वो ऐसे करेगी तो तू साथ जाएगी क्या उसके वहाँ? मम्मी जी लेकिन वो भूखी है। बहू टेबल पर रख के खाना छोड़ दे, भूख लगने पर इंसान दीवारें भी खा लेता है, ये तो फिर भी खाना है। पुष्पा अपनी सास के हाथों मजबूर हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ ईशा से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो रोटी के साथ मोटी मिर्ची की कांजी खाने लगती है। ये इतनी भी खराब नहीं है जितना मैं सोच रही थी, अच्छा ही लग रहा है। अपने कमरे से छुपकर पुष्पा और उमा ईशा को खाते हुए देख लेते हैं और उमा पुष्पा से कहती है, अब देख लिया न तूने कैसे बच्चे पलते हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए मैंने। हाँ मम्मी जी, कम से कम नाश्ते का काम तो कम हो गया। पुष्पा फिर अपने कमरे में चली जाती है और YouTube पर सर्च करती है, मोटी मिर्ची से बनने वाली डिश का नाम रेसिपी के साथ। ऐसे 10 से भी ज्यादा डिशेस हैं जो मोटी मिर्ची से बनते हैं। अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। 5 मिनट में खाना बना दूंगी, रोज एक एक डिश, और सब चाव से खा भी लेंगे। पुष्पा फिर रेसिपी देखती है। मोटी भरवा मिर्ची लोगों में बहुत पसंद किए जाने वाले खाने में से एक है। भरवा मोटी मिर्ची से सब लोग खाना खा सकते हैं। ये एक तरह की सब्जी है। कल यही बना दूंगी नाश्ते में। मम्मी जी ने मुझे पहले बताया होता तो इतना झमेला ही नहीं लेती मैं। रोज कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। पुष्पा शाम को बाजार चली जाती है और मिर्ची वाले से कहती है, मोटी मिर्ची देना। माँ जी अब जो है यही है, इस समय आपको मोटी मिर्ची कहाँ मिलेगी? अरे कैसे नहीं मिलेगी, सब मिलेगी। तुम्हारे पास नहीं है तो क्या पूरे बाजार में नहीं होगी? मैं दूसरी जगह से ले लूंगी। अरे तो ठीक है ले लो ना। पुष्पा हर दुकान में पूछती जाती है कि मोटी मिर्ची है क्या, पर सब उसे मना कर देते हैं। फिर एक सब्जी वाला कहता है, आपको बस मोटी मिर्ची चाहिए और कोई सब्जी नहीं लोगी क्या? नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब्जी वाले के पास भी मोटी मिर्ची नहीं होती है, लेकिन वो हरी मिर्ची पुष्पा के सामने रखकर कहता है, बहन जी इसमें मोटी मिर्ची मिल गई है, आप इसमें से मोटी मिर्ची छांट कर ले लो। अच्छा ठीक है। पुष्पा हरी मिर्ची में से जो मोटी मोटी मिर्ची होती है निकालकर अलग कर लेती है। लो भैया इसे दे दो और एक काम करो 1 किलो कैरी भी दे दो। ठीक है बहन जी। पुष्पा मिर्ची और कैरी लेकर घर आ जाती है। रात में ही पुष्पा अगले दिन के लिए बहुत सारी रोटी बनाकर रख देती है। बस सुबह मुझे भरवा मिर्ची बनानी होगी। अगले दिन सुबह उठकर पुष्पा घर के सारे काम करके रसोई में जाती है। यहाँ अजीत कहता है, अरे कम से कम 1 हफ्ता तो जल्दी खाना बना दो, जल्दी जाना है मुझे। बस 10 मिनट नाश्ता लगा ही रही हूँ। पुष्पा मिर्ची को बीच में से काटती है, फिर एक प्लेट में नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी डालकर मिला लेती है और उसे मिर्ची में भर देती है। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें हींग डालती है, फिर भरवा मोटी मिर्च डालकर थोड़ी देर फ्राई कर देती है। लो तैयार हो गया भरवा मोटी मिर्ची। पुष्पा ठंडी रोटी के साथ भरवा मोटी मिर्च सबको परोसती है। भरवा मोटी मिर्च, वाह क्या बनाया है। कल की मोटी मिर्च की कांजी है क्या? हाँ है ना, अभी लाती हूँ। पुष्पा तुरंत मोटी मिर्ची की कांजी अजीत को देती है। तो मुझे रोज यही दे दो, काफी है। मम्मी मैं भी खा लूंगा ये सब। मैं तो ऐसे भी कोरी मिर्ची से ही रोटी खा लेती हूँ। सब खाना खाने लगते हैं और ईशा आज फिर से चिड़चिड़ाकर नाश्ते पर से उठ जाती है। ये रोज अब क्या तुम मिर्ची बनाओगी? अब इस घर में मेरा नाश्ता ही बंद हो गया है। 3 टाइम मैं खाना बनाती हूँ ना, तू बना कर देख तब पता चलेगा। मिर्ची में खराबी क्या है, नाश्ता तो कर सकती है। नहीं करना मुझे। उमा पुष्पा को इशारा कर देती है कि वो ज्यादा कुछ ना कहे। ईशा चली जाती है और दोनों बाप बेटे अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर उमा पुष्पा से कहती है, बहू रहने दे, कल की तरह खुद खा लेगी। हाँ मम्मी जी, अब मैंने भी छोड़ दिया है, क्यों करनी इतनी खुशामद सबकी।
ईशा चिड़चिड़ाकर दही और रोटी खाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। पुष्पा अब हर रोज मोटी मिर्ची खुद लेकर आती और उसके अलग अलग डिश बनाकर रख देती, क्योंकि वो बनते 5 मिनट में, और वो भी बच्चों की सेहत के बारे में बिना सोचे। ईशा अब दही रोटी से काम चलाने लगती है। एक रोज पुष्पा की बहन का फोन आता है। दीदी, गर्मी में तो जान निकल जाती है। इस गर्मी में कहीं घूमने भी नहीं गई। रोटी भी एक तरफ रखी रखी जलने लगती है। हम तो फिर भी इंसान हैं। अरे तो कहीं घूम आना, क्या दिक्कत है? दीदी, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। इन्हें बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ है। कहीं घूमने जाओ तो पैसे भी पूरे लगते हैं और मायके जाने का कोई फायदा नहीं। हमारे आने का पता चलते ही भाभियां पहले ही चली जाएगी, तो गर्मी में वहां खाना बनाने थोड़ी न जाऊंगी। मेरा तो मेरे पास आ जा, मैं हूं ना। गर्मी में खाना बनाने से बचने का रास्ता मैं तुझे बताऊंगी, जो मुझे मेरी सास ने सिखाया है। ठीक है, आती हूँ अगले हफ्ते बच्चों के साथ। पुष्पा फिर उमा से कहती है, मम्मी जी मैं कैरी लेकर आई थी बाजार से हफ्ते भर पहले, क्या करूं उसका? मीरा भी अपने बच्चों के साथ आ रही है। सोच रही हूँ क्या बना के रखूं कि दोपहर में झमेला ही खत्म हो जाए। आदमी तो और बढ़ जाएंगे तो हालत ऐसी खराब रहेगी मेरी। बहू, मैं तो कैरियां और मोटी मिर्ची का अचार लगा देती थी गर्मियों में, और दोपहर में बच्चों को दाल चावल और मोटी मिर्ची और कैरियों का अचार दे देती थी। सब शौक से खा लेते थे। ठीक है, तो आप मुझे भी बता दो, दोपहर का झमेला खत्म हो जाएगा। रात को इतनी गर्मी नहीं होती है। आप बताइए ना कैसे बनाना है, आज ही बनाकर रख देती हूँ। उमा जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे पुष्पा करती जाती है और कैरियां और मोटी मिर्ची का अचार मिलाकर बना लेती है। अब दोपहर की टेंशन भी खत्म हो गई। आज बच्चों को यही देती हूँ। पुष्पा दोपहर में दाल चावल बना लेती है और ईशा शुभम को आवाज देती है, बच्चों खाना खा लो। आ रहे। चलो खाना खाने तो बुलाया गया। ईशा, शुभम और उमा खाने को बैठते हैं। पुष्पा सबको खाना परोसती है, फिर खुद भी खाने को बैठ जाती है। खाना देखते ही ईशा तिल मिला उठती है। मम्मी, अब खाना देना ही बंद कर दो। खाना बनाना तो बंद ही कर दिया तुमने इतने दिनों से, अब खाना देना भी बंद कर दो ना। दिन रात सुबह और शाम बस मोटी मिर्ची दिखती है इस घर में, जैसे और कोई सब्जी नहीं इस दुनिया में। ईशा थाली को सरकाकर उठ जाती है। इधर शुभम कहता है, मम्मी मैं तो खा लूंगा, तुम्हें बस ज्यादा काम ना करना पड़े इस गर्मी में। बहू, अपना मूड खराब मत कर। कितना स्वाद तो लग रहा है ये मोटी मिर्ची और कैरियों का अचार। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। मीरा अपने दोनों बच्चे गोलू और झब्बू के साथ पुष्पा के घर आती है। दीदी, कितने दिनों के बाद तुमसे मिल रही हूँ। वैसे यहाँ इतनी गर्मी नहीं है जितनी मेरे यहाँ है। मौसी, खाने में क्या बना रही हो? मौसी, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत ना है, सिंपल में जो होगा हम वही खा लेंगे। मैं तो 4 रोटी भी खा लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ मैंने कुछ अलग सा बनाया है जो तुम लोगों को खिलाती हूँ। दीदी, रोटी खाने का मन ही नहीं हो रहा। इतनी गर्मी में मैं नहीं खा पाऊंगी रोटी। तुम चावल ही बना दो। चावल बनाऊंगी तब खा के बताना कैसा बना है। तुम लोग फ्रेश हो जाओ पहले। इतने में ईशा आकर कहती है, मौसी अब छुट्टियां मनाने आई हो, लेकिन यार छुट्टी में खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तेरी माँ तो अभी गई है खाना बनाने हमारे लिए। जरा देखना तुम्हारी बहन क्या क्या बनाकर लाती है। कुछ नहीं देगी तुम्हें खाने को, देखना। मीरा और उसके दोनों बच्चे नहा धोकर खाने के टेबल पर आ जाते हैं। पुष्पा खाना लगाती है, दाल चावल और मोटी मिर्ची कैरिया का अचार। खा के बताओ कैसा बना है। वाह दीदी, मुझे तो बहुत पसंद है मिर्ची। ऐसे भी सब खाना खाते हैं। गोलू खाकर बहुत खुश हो जाता है। मौसी, बहुत स्वाद है, मन खुश हो गया। मम्मी, कभी मुझे ये मोटी मिर्ची का अचार नहीं खिलाया। आप ना थोड़ा मुझे पैक करके भी देना। अरे बेटा, ये कौन सी बोलने वाली बात है। मैं वैसे भी तुझे देकर ही भेजती। अभी कुछ दिनों में तुझे मोटी मिर्ची की 10 आइटम खिला दूंगी। खा पीकर सब सो जाते हैं। फिर उठकर पुष्पा, मीरा और उसके बच्चों के साथ बाजार चली जाती है। घर आते आते उसे रात के 10 बज जाते हैं। मीरा कहती है, दीदी अब इतनी रात को क्या ही बनाओगी। तुम एक काम करो, रहने दो, हम जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी 5 मिनट में खाना बनाकर खिलाती हूँ तुझे। पुष्पा एक तरफ रोटी का आटा लगाती है और दूसरी तरफ मोटी मिर्ची की कांजी बनाकर सबको खाना परोस देती है।
मौसी क्या है ये? खा के तो देखो क्या है, हम सब 10 दिन से यही खा रहे हैं। मौसी कांजी तो बहुत स्वाद है, मोटी मिर्ची और रोटी अमृत लग रही है। दीदी मुझे भी सिखा दो, मैं भी यही बनाऊंगी अपने ससुराल में। ये तो 2 मिनट के मैगी से भी ज्यादा जल्दी बनती है। क्या है इसमें, सिखा दूंगी तुम्हें भी। मीरा 3 दिन पुष्पा के यहाँ रहती है और पुष्पा तीनों टाइम उसे और उसके बच्चों को मोटी मिर्ची से बना खाना ही खिलाती है। 3 दिन बाद मीरा वापस अपने घर जाने लगती है और गोलू कहता है, मौसी वो मोटी मिर्ची की कांजी प्लीज पैक कर दो ना, मैं जाकर पापा को भी खिलाऊंगा। बेटा मैंने मोटी मिर्ची की कांजी के साथ मोटी मिर्ची और कैरियों का अचार भी डाल दिया है। वाह मौसी तुम तो कमाल हो, धोती फाड़ के रुमाल हो। सब हंसने लगते हैं। मीरा और उसके बच्चे वापस चले जाते हैं। इधर अचानक आधी रात को शुभम और अजीत की तबीयत बिगड़ जाती है। शुभम पेट पकड़ के दर्द से पसीना पसीना हो जाता है और अजीत को बार बार बाथरूम होने लगते हैं। पुष्पा दोनों बाप बेटे को देखकर डर जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है मुझे दोनों बाप बेटों की, डॉक्टर को बुला ले क्या? इतना मत हड़बड़ा, तू ना कुछ ज्यादा ही हड़बड़ा जाती है। शुभम दर्द से बेहोश हो जाता है और अजीत की हालत भी नाजुक हो जाती है। ईशा तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके बुलाती है और दोनों को भर्ती करवाती है। भगवान मेरे पति और बेटे को बचा ले। ये सब जो हुआ है ना आपकी मोटी मिर्ची का किया हुआ है। ऐसे भी क्या आपको खाना बनाने से बचना था कि आप तीनों वक्त मोटी मिर्ची बनाने लगी? अरे मुझे तेरी दादी ने कहा था बनाने को। आप और दादी जो ना करवा दो, समय के साथ साथ खाने में मिलावट हो गई है और लोगों में पचाने की ताकत कम हो गई है। पहले खाने के साथ साथ सब बराबर में छाछ और लस्सी पीते थे, क्या तुमने सबको दिया? दादी के हिसाब से चलना बंद कर दो, समय के हिसाब से चलो और सबकी सेहत को देखकर चलो। पुष्पा फूट फूट कर रोने लगती है। उमा ईशा से कहती है, ईशा अभी ये सब बातें मत करो, अभी अजित और शुभम को बचाओ, मुझसे गलती हो गई भाई। तभी डॉक्टर वहां आकर कहते हैं, पेशेंट को कल डिस्चार्ज कर दूंगा। ये सब ना पेट गर्म होने के कारण हुआ है। इतनी गर्मी में इतनी मिर्ची खाने का काम ही क्या है। आप दोनों को ठंडी ठंडी चीजें खिलाइए ताकि पेट ठंडा हो सके। खाना बनाने में इतना भी शॉर्टकट मत कीजिए कि आदमी को सीधे ऊपर का टिकट कटवाना पड़े। नहीं डॉक्टर साहब, मैं दोनों का ध्यान रखूंगी। अगले दिन अजीत और शुभम डिस्चार्ज होकर घर चले आते हैं। पुष्पा कहती है, ईशा ने तो मुझे बहुत समझाया था लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और मोटी मिर्ची के पीछे पड़ गई। इतने में ईशा ठंडी छाछ और रोटी लाकर दोनों बाप बेटे को देती है। मम्मी अब मैं कभी भी मोटी मिर्ची क्या किसी भी मिर्ची को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम्हें काम ना करना पड़े इसलिए मैं खा लेता था सब, जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे भी पता है, तुम बोल देते तो मुझे खराब कैसे साबित करते? बहू तूने मीरा को भी बनाना सिखा दिया है, अब उसे फोन करके मना कर दे, वरना उसके बच्चों की हालत भी अजीत और शुभम की तरह ना हो जाए। हाँ मम्मी जी अभी करती हूँ फोन। पुष्पा मीरा को फोन करके कहती है, मीरा वो मोटी मिर्ची की कांजी और जो अचार मैंने तुझे दिया है ना, वो अपने बच्चों को मत देना और ना ही उन्हें बना के देना मोटी मिर्ची। क्या हुआ दीदी अचानक? फिर पुष्पा मीरा को सारी बात बताती है। अब मैं कभी गर्मी तो क्या झाड़ी में भी मोटी मिर्ची नहीं बनाऊंगी। पुष्पा अपनी रसोई में जाकर सारी मिर्ची बाहर फेंक देती है और ईशा से कहती है, कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को शिक्षा दे देते हैं। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर इलाके में शालू अपने बेटे ऋषि, बहू सिया और बेटी टीना के साथ रहती थी। सिया जब से शादी करके आई थी तब से उसकी जिंदगी जैसे एक बड़ा स्ट्रेस बॉल बन गई थी। नाना ऋषि तो बहुत प्यार करता था उससे, पर यहाँ हर वक्त महायुद्ध चलता रहता था। कैसे? चलिए देखते हैं। शालू अपने घर के लिविंग रूम में बैठी थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उनकी बेटी टीना घर आती है, जींस और टी शर्ट पहनी हुई और हाथों में एक पार्टी का गिफ्ट बैग भी है। टीना ये क्या पहन रखा है तुमने? कोई शर्म वरम बची नहीं है क्या तुम में? यह सब बेच खा कर आई हो तुम? मॉम, एक तो रात के 1 बजे ऐसे डराने का क्या मतलब है? मैं जैसी गई थी वैसे ही तो आ भी गई ना। ये रात रात भर जगे रहने का क्या सेंस है बताओ तो? और दूसरी बात, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये फालतू की कन्वर्सेशन में।
आई एम गोइंग, ओके। इतना कहकर टीना अपने रूम में चली जाती है। पीछे से शालू और सिया बात करते हैं। ये टीना को समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये लड़की कभी नहीं समझेगी कि मैं इसे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अरे इसे तो लगता है कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। ये सिलीगुड़ी है, कोई बम्बई नहीं है जहाँ ये सब नॉर्मल है। लोग देखते हैं, चार बातें करते हैं, अरे अजीब नज़रों से देखते हैं, पर इसे तो कुछ भी कह दो तो इस पर चांदी चढ़ जाती है। और तुमने देखा कैसे ये ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्ला चिल्ला कर बात करती है। यह है क्या कोई अच्छे घर के बच्चों के लक्षण कि बड़ों पर चिल्ला कर बात करी जाए? माँ जी आप सही कह रही हैं, दीदी को चिल्लाना नहीं चाहिए था, ये मैं भी मानती हूँ, पर आप भी ना पीछे नहीं हटती हैं। वैसे अभी ना बहुत देर हो गई है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। गुड नाइट। ये कहकर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह चाय पीते समय, सिया, कल रात को तुम्हारा प्रवचन अधूरा रह गया था ना, तो आज सुना दो अभी। यह आपकी प्रॉब्लम है माँ जी, आप कभी नहीं सुनती, और जब सुनाने पर आती हैं तो ऐसा सुनाती हैं कि सामने वाले के दिल को चीरती हुई निकलती है। हाँ, अब तो भी सुना दे मुझे। शादी से पहले माँ बाप की सुनो, शादी के बाद सास की, फिर पति की, फिर बच्चों की, और अब तो बहू की भी। वाह रे भगवान वाह, बहुत इंसाफ दिलाया है तूने। अरे माँ जी आप प्लीज़ शांत हो जाइए, 2 मिनट। नहीं सिया, ये मेलोड्रामा चलने दो इनका यही नेचर है। वैसे तो आते जाते सब पर बरसेंगी, पर जब भी इन पर बात होती है तो ये ऐसे ही अवॉइड करती हैं। इतने में टीना भी बाहर आती है। और नहीं तो क्या, इनका तो ये पूरे दिन का काम है, बस उठो, डांटो, रो लो, खा पी लो और सो जाओ। कुछ काम धाम तो है नहीं। और हाँ करम जली, तू भी आके बोल ले, तेरी ही कसर रह गई थी। बहू तू एक काम कर, एक बच्चा कर ले और उसे जल्दी ही बोलना सिखा देना, फिर वो भी तुतलाते हुए मुझे कसूरवार ठहराना सीख जाएगा, है ना। और भी कोई बच गया हो तो आओ, मुझे सुनाओ, आ जाओ। बस करो माँ, मुझे तो यहाँ मन ही नहीं करता रहने का। जा आप देखो, चिक चिक किट किट करती रहती हो यहाँ पर, तंग आ गई हूँ मैं। टिया प्लीज़, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। हम यहाँ सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहे हैं और तुम और आग में घी डालने का काम कर रही हो। अरे इसकी तो आदत है, ये अलग में घी नहीं डालती है बहू, ये तो घासलेट का कनस्टर लेकर स्वाहा करती है। वेरी फनी, एंड प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। आप और आपकी छोटी सोच के साथ मैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। छोटी सोच? व्हाट छोटी सोच? छोटी सोच होती ना बेटा तो अब तक 2 चोटियों में बांध कर रखती और 18 की होते ही शादी करवा देती। इतनी छूट दे रखी है, तब भी सिर्फ शिकायत है। अरे रात के 2 बजे ऐसे क्या आग लगी है जो बाहर रहना होता है? मम यही तो बात है, मैं नेटवर्किंग करती हूँ, मेरा काम है लोगों से मिलना, उनसे सीखना, समझाना, उनको यूटिलाइज करना अपने बिजनेस के लिए। अरे कौन सा बिजनेस है? कौन सा ऐसा बिजनेस है आपका महारानी साहिबा? और यह कौन सा काम है जो रात में ही करना होता है? भूत प्रेत घूमते हैं रात में। ऐसी बेतुकी बातें और फालतू के एक्सक्यूज ना मुझे मत दिया कर, माँ हूं तेरी। इतना बेवकूफ मत समझ मुझे। मॉम आप तो हो 2024 में, पर आपकी सोच अभी भी 1900 की आंटियों जैसी है। इनमें बड़े लोग भी घूमते हैं और कोई मेरे लिए क्यों अपना शेड्यूल चेंज करेंगे? ये दिन में काम करते हैं और रात में नेटवर्किंग। मुझे उनके टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। प्लस मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जितनी आप बना रही हैं। टीना अपना मुंह बंद रख। क्यों रखो बंद? क्या कर लोगी आप? हैं क्या कर लोगी? इसकी जुबान तो बहुत तेज चलने लगी है। रिशु, सिया, इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई रिश्ता ढूंढो और निकाल दो बाहर इस लड़की को। ओए माँ हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बकती जाओगी, समझी? तुम क्या निकालोगी मुझे बुढ़िया? मैं खुद इस घर से निकल रही हूँ। और ऐसा कलेश हो जाता है घर में मानो कोई तूफान आ गया हो। दोनों तरफ से माँ और बेटी एक दूसरे पर तीर फेंके जा रही थी। टीना अपने कमरे में जाकर आनन फानन में बैग में कपड़े डालती है और घर से निकल ही रही थी कि तब हाँ दफा हो जाए यहाँ से।
तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा है कि मैं एक बेटे की माँ ही बन के रहूं। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद जो माँ का खून गर्म करते और हर बात पे उसका तिरस्कार। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मुझे भी कोई शौक नहीं है या आप जैसी डायन औरत के साथ रहूं। अरे लोग तो सास को कोसते हैं, पर मुझे तो बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया अपनी सगी माँ के साथ ही। मेरी सास जितनी भी घटिया होगी आपसे तो कम ही होगी, आई एम श्योर। हाँ हाँ, तो अब लाइसेंस मिल जाएगा ना यशी करने का। और क्या काम करेगी तू हैं? एक कप चाय के अलावा तो तुझे कुछ आता नहीं। सड़क पे भीख मांगेगी या फिर नाचेगी? बस करिए आप दोनों प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। ये क्या चलता ही जा रहा है सुबह से? दोपहर के 2 बज रहे हैं, किसी ने कुछ खाया नहीं ना पिया है। ऋषि आज फिर काम पर नहीं गया। अरे ऐसी क्या प्रॉब्लम है एक दूसरे से आपको कि बस बिल्लियों की तरह एक दूसरे के ऊपर पंजा मारती ही जा रही है, मारती ही जा रही। और टीना, तुम इस घर से नहीं जाओगी कहीं भी। तुम पागल हो, मैं नहीं। तुम्हें और माँ जी को किसी बात की सेंस ही नहीं है, पर मुझे तो देखना पड़ता है ना, समाज में हमारी इज्जत है और उस इज्जत को बनाए रखना पड़ता है। इसलिए तुम घर के ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाओ, ओके? टीना कुछ सोचती है फिर कहती है, ठीक है, पर मैं कोई काम नहीं करूंगी। लोल, वो तो तुम वैसे भी नहीं करती हो। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड। मुझे तुम्हारे और माँ के मुंह भी नहीं लगना। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। मैं और सिया बाहर टहल कर आते हैं और आने के बाद मुझे तुम्हारा सारा सामान ऊपर वाले कमरे में दिखना चाहिए, समझी? हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम्हारी खिदमत में सामान भी हम ही शिफ्ट करें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये कहकर टीना ऊपर शिफ्ट होने की तैयारी करती है। सिया और ऋषि बाहर पार्क में जाते हैं। देखा तुमने ऋषि, कैसे बिहेव करते हैं दोनों। ये रोज का हाल है। न माँ जी टीना को समझने की कोशिश करते हैं और ना ही टीना चुप रहती है। एक बार चुप रह के देख ले, शायद मम्मी जी चुप हो जाए, पर नहीं। वो कहती है माँ के साथ कुछ भी करो, वो तो साक्षात नीम का पेड़ है। तुम तो ये सब अभी अभी देख रही हो सिया, मैं तो ये बचपन से देखता रहा हूँ। माँ हमेशा समाज, मर्यादा, अनुशासन में विश्वास रखती आई है। पापा के जाने के बाद भी तुमने देखा ना, विधवा का रूप पूरी तरह से धारण किया है। बस ऐसी है माँ, जिद्दी। जो बात उनके दिमाग में आ गई तो वो 100% उसे बोल के या करके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। वैसे तो ये अच्छी बात है ऋषि कि मम्मी जी अपनी बात सामने रखती हैं, पर रखने का एक तरीका भी तो होता है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी बोल दो। तुम ठीक कह रही हो, अब लाना ही पड़ेगा इन दोनों को लाइन पर। दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं। अगले दिन, मम्मी जी आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं घर पर। वो वर्किंग वुमेन है और शाम को ऑफिस के बाद सीधा यहाँ आएंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी बुलाना ज़रा, मैं भी तो देखूँ कैसी होती हैं ये लड़कियाँ। सुबह अपने घर का काम छोड़कर बगल में पर्स टांग कर और हिल की टक टक करते हुए ऑफिस मटकते हुए जाती हैं। जी मम्मी जी, उसी के तो पैसे मिलते हैं उन्हें, है ना? वो रोज़ बस यही करती हैं, पर्स टांग कर मटक कर जाती हैं और फिर वैसे ही वापस आती हैं और महीने के अंत में उन्हें सैलरी भी मिलती है। तो ना ज़्यादा ज़बान मत लड़ा, तेरी एक ननद काफ़ी है ऐसी बदतमीज़ी करने के लिए। फिर शाम को सिया की फ्रेंड्स उसके घर आती हैं। जीन्स, टॉप, फॉर्मल स्कर्ट्स, पैंट्स में वो काफ़ी अच्छी और स्टाइलिश लग रही थी। आ गई तेरी सहेलियाँ, ज़रा देखे तो कैसी है ये। हाय राम, ये क्या पहना है इन लड़कियों ने? क्यों आंटी जी, क्या खराबी है इन कपड़ों में? अच्छे तो लग रहे हैं। अब ऑफिस जा रहे हैं तो यही सब तो पहनेंगे हम। हाँ आंटी जी, यही तो फॉर्मल वेयर पहनते हैं ऑफिस में, वरना क्या आपकी तरह साड़ी और सूट पहन के घूमे हम। इतना कहकर सिया की सहेलियाँ ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारकर हंसती हैं। शालू वैसे तो समझ रही थी उनकी बात और उस पर सोच भी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इतने सालों की सोच बदलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। वो अब भी सोचती है कि लड़कियों को कायदे से रहना चाहिए और जीन्स पैंट पहनने वाली लड़कियां बदचलन होती है। तो आप में से कोई भी मुझे लगता नहीं कि अपना घर संभालती होंगी। बस काम वाले के हाथ में सौंप दो अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे और यहाँ बैठकर चिल करो, है ना? यही तो सोचती हैं आजकल की लड़कियाँ। ये बात सुनकर सभी लड़कियाँ एक दूसरे को देखने लगी। पहले तो वो चुप रही, पर फिर अचानक वो लोग फिर से हंसने लगे। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई,
आंटी जी, मैं अपनी कंपनी में एचआर की प्रेसिडेंट हूँ। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। कॉलेज के समय से मैंने शादी, बच्चे सब इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किए हैं और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। पर आपको पता है, मेरे घर पे अगर किसी के यहाँ फंक्शन हो या घर पे कोई बीमार हो तो सबसे पहले सब मुझे ही बोलते हैं उसे संभालने के लिए, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। रही बात मेरे कपड़ों की, तो शायद मेरे कपड़े आपके लिए ठीक ना हो, विच इज़ फाइन, पर ये मेरी पहचान है। और आंटी, मुझे अपनी सास की देखभाल के लिए जॉब छोड़नी पड़ी, पर मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। एक कंपनी के लिए कहानियाँ लिखती हूँ और बहुत अच्छा कर रही हूँ। मेरी तो सास, जिन्होंने आजीवन घूंघट में बिताया, उन्हें मेरे कपड़ों से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं होती आंटी, सोच में होती है। हाँ आंटी, और कपड़े हमारे कंफर्ट के लिए बनाए जाते हैं। आपको शायद इतने साल साड़ी पहनकर अब उसमें कंफर्टेबल फील होता होगा, पर मुझे तो जीन्स या स्कर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। किसी को सूट में कंफर्टेबल लगता है। अब ये तो हर इंसान की निजी पसंद होती है ना, इस पे हम कैसे रोक लगा सकते हैं? ये कैसे किसी को कहे कि यार ये पहनो और ये मत पहनो? आई नो दिस इज़ रिडिक्यूलस। एनीवे, हम चलते हैं। सिया, नमस्ते आंटी जी। इतना कहकर दोनों सहेलियां चली जाती हैं वहाँ से। उनके जाने के बाद, देखा मम्मी जी, इतने बड़े पोजीशंस पर होके भी वो लोग बिल्कुल घमंड नहीं रखती हैं। बेशक वो फॉर्मल्स और जीन्स पहनती हैं, पर संस्कार वो तो एकदम सही है उनके। कपड़ों पे मत जाइए, इंसान की सोच, उसकी नीयत को देखिए मम्मी जी। हाँ बहू, वैसे तो ठीक ही कह रही है तू, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? टीना को ऐसे नहीं देख सकती मैं। मुझे उसके कपड़ों से ज़्यादा दुनिया के बुरे लोगों का डर लगता है। तू देख रही है ना, आज कौन ही सेफ है। ऊपर से ये लड़की रात को 2-2 बजे आती है। बेटा, टीवी पर कहना कि समाज बदलो, सोच बदलो, ये सब बहुत आसान है, पर ये सब देख के मुझे एक इंसान दिखा दे जो सही हुआ है क्या कोई? नहीं ना। बस मुझे अपनी बेटी की चिंता होती है, इसीलिए मैं टोकती हूँ। अच्छा बेटा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर सोना है मुझे। ये कहकर शालू जी तो चली जाती है, पर सिया के मन में एक नया नज़रिया छोड़ के चली जाती है। अब सिया वैसे सोचती है तो उसे वो बात भी ठीक लगती है। वो सोचती है शाम को टीना से बात करेगी। शाम में, अरे टीना, तुम फ्रेश हो गई? मैं आ जाऊँ थोड़ी देर? अरे वाह भाभी, आप यहाँ आइए ना। तो टीना, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मम्मी जैसे प्रॉब्लम क्या है? वो तो जो कहती है तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती है ना। अच्छा, तो मम्मी ने आपको कहा ना? ये मैं जानती हूँ, ये इन्हीं के शब्द हैं। भाभी, केयर करना एक बात होती है, पर किसी पे बंदिश लगाना एक और। आप बताइए मुझे, क्या उन्हें सिर्फ मेरी केयर है? कभी कभी भाई भी तो लेट आते हैं ना, तो उसका काम है और मेरा काम बस टाइम पास। अगर मैं लेट आ रही हूँ तो आप पूछो ना कि बेटा क्या चल रहा है, दिखाओ, बताओ, समझाओ क्या कर रहे हो। ये समझ में आता है मुझे, पर बिना किसी बात पे किसी पर बरसना, ये कहाँ की सेंसिबल बात हुई भला? और एक बात, आप शायद कहेंगी कि वो लड़का है, पर अगर भैया लड़के हैं तो क्या वो सच में सेफ है? हाँ, कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, पर क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता? उन्हें बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई भाभी। और मैं किसी क्लब में क्या साड़ी पहन कर जाऊँ? जहाँ जो ड्रेस कोड है मैं वही तो फॉलो करती हूँ। इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए, ना कि वक्त चले जा रहा है और हम बैठे 17वीं सदी में। और अगर कोई बात समझानी होती है ना, तो प्यार से भी समझाई जा सकती है। ये लाउड स्पीकर जितनी तेज़ आवाज़ करोगे तो लोग सही को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। 1000 बार कहा है माँ से कि थोड़ा आराम से बात करो, लेकिन नहीं, उन्हें लगता है कि बुलंद आवाज़ से ही पता चलेगा कि घर का मुखिया कौन है। इसलिए भाभी, मुझे वहाँ नीचे रहना ही नहीं था, मैं यहाँ ऊपर ही ठीक हूँ। पर टीना, रिश्ते ऐसे तोड़े नहीं जाते हैं और ऐसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जाती। वो बड़ी है तुमसे, और बाकी सब सपने होते हैं। और अपने अपने होते हैं, यही ना। बड़ी अच्छी फिल्म थी वो, पर देखा ना उसमें धर्मेंद्र कैसे सनी और बॉबी के साथ बात करता है प्यार से। तो बस प्यार दो, प्यार लो। ये कहकर टीना अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चला रही होती है और अपनी दुनिया में खो जाती है। उधर सिया ऋषि से फिर बातें करती है और एक और प्लान बनाते हैं दोनों। अगली सुबह, मम्मी जी,
मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, आप बाकी सब देख लेना, ओके बाय। ये कहकर सिया जींस और एक क्रॉप टॉप पहनकर बाहर निकलने लगती है कि शालू कहती है, अरे ये क्या पहन रखा है बहू? बस करिए मम्मी जी, आप इतनी रोक टोक लगाना बंद करिए ना, मैं बड़ी हो गई हूँ और ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ माँ, क्या हर समय पीछे पड़ी रहती हो सबके, कोई और काम नहीं है क्या आपको? तभी टीना वहाँ आती है। ऋषि और भाभी, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? वो बड़ी है ना आपसे और आपकी भलाई के लिए तो कह रही है। हो गया कि और बकवास बाकी है तुम्हारा? हाँ, तुम कल की पैदा हुई लड़की मुझे सिखाएगी? हाँ बहू, अपनी जुबान पर लगाम लगा। मेरी बेटी के लिए खबरदार जो गलत शब्द निकाले तो। निकालूंगी, मैं तो गालियां भी निकालूंगी, कर लो जो करना है। और वैसे कुछ कहने की जरूरत ही क्या है? क्यों टोकती रहती हैं आप, बताइए। इस बार टीना कहती है, मैं जानती हूँ ये बहुत कुछ कह जाती हैं, पर वो हमारी भलाई के लिए कहती हैं। पापा के जाने के बाद समाज के लोग इन्हें बुरी नज़र से देखते थे, जिसके लिए इन्होंने हमेशा अपने आप के साथ मुझे भी प्रोटेक्ट करके रखा। और मैं जानती हूँ मैं ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ, पर मेरे दिल में मम्मी के लिए सिर्फ प्यार है। मम्मी, मैं बिजनेस भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि आगे जाके आपको कभी एक एक पाई के लिए तरसना ना पड़े। मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूँगी मम्मी। हाँ बेटा, मैंने समाज की बेकार बातें तुझ पर थोप दी। जा मेरी बच्ची, फतेह हासिल कर, हम तेरे साथ हैं। बस यही था, हो गया मिलाप? हाँ और क्या, चलो जाओ तुम दोनों। आज तो शाम को मैं टीना के साथ क्लब जाऊंगी, और वो भी स्कर्ट पहनकर। हैं? बाप रे, नहीं मम्मी, आप रहने दो प्लीज़। अरे क्यों, चुप कर तू, मैं आऊंगी समझी। और तू। और दोनों के बीच में 2 मिनट की शांति फिर तूफान बन जाती है और सिया और ऋषि वहां से खिसक लेने में ही भलाई मानते हैं। वरुण बेटा, मैं ये पूछ रही थी कि इस शनिवार आपकी छुट्टी रहेगी क्या? क्या बात है माँ जी, बताइए ना, अगर कुछ काम है तो। नहीं काम तो कुछ नहीं बेटा, वो मिट्टू से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा अगर सैटरडे को आप फ्री रहोगे तो उसे लेकर मुझसे मिलवाने आ जाना। अब निकिता तो नौकरी करती है तो उससे पूछना ही बेकार है कि वो मायके के लिए समय निकाले, लेकिन अपने नाती से तो मैं मिल ही सकती हूँ ना वरुण बेटा। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं समय निकाल कर आपसे मिलवाने के लिए ले आऊँगा। कुछ देर बाद वरुण अपनी पत्नी निकिता से जब बात करता है। निकिता, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास, पूछ रही थी सैटरडे में मेरी छुट्टी रहेगी या नहीं। अरे तुम्हारी छुट्टी से क्या मतलब है? मेरी तो छुट्टी नहीं है ना, तुम मना कर देते, मैं नहीं जा पाऊंगी सैटरडे को। अरे तुम्हें बुलाने के लिए फ़ोन नहीं किया था मम्मी जी ने, वो तो बस मिट्ठू से मिलना चाह रही थी। कह रही थी उन्हें मिट्ठू की बहुत याद आ रही है, तो बस मैं थोड़ी देर के लिए मिट्ठू को उनसे मिलवा कर ले आऊँगा। मेरी माँ मुझे पूछने को तैयार नहीं है, नाती क्या मिल गया उन्हें, जैसे बेटी दिखाई नहीं देती। और नहीं तो क्या, तभी तो कहते हैं असल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। और तुम ही देख लो, इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल तुम्हारी खुद की मम्मी है। शनिवार के दिन वरुण अपने बेटे मिट्ठू को लेकर उसकी नानी के घर पहुंच जाता है। नाती को आया देख नानी अंजना खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई थी। शाम के समय, ठीक है मम्मी जी, अब शाम हो रही है, मैं निकलता हूँ। निकिता के भी ऑफिस से लौटने का समय हो रहा है, फिर अकेले वो घर पर परेशान हो जाएगी। नाती को वापस जाता देख अंजना एक बार फिर से उदास हो गई थी। अरे नानी, आप उदास मत हो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अगले सैटरडे मैं फिर से आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा, फिर हम दोनों साथ में खूब सारी मस्ती करेंगे। और हाँ, आप ना मुझे अपने हाथ का स्पेशल वाला बादाम का हलवा भी बनाकर खिलाना, ठीक है? हाँ बेटा ठीक है, वादा। जब तू अगली बार आएगा तो नानी तुझे अपने हाथों से बनाकर बादाम का हलवा खिलाएगी। मिट्टू के जाने के बाद अंजना की बहू कहती है, माँ जी, हर समय मिट्ठू मिट्ठू करती रहती हैं आप, ऐसा लगता है हमारे बच्चे तो आपको नज़र ही नहीं आते। कभी थोड़ा बहुत लाड हमारे बच्चों को भी कर लिया कीजिए, या सारा लाड बस बेटी के बच्चों को देख कर ही टपकता है आपका। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? और ये कौन सा तरीका हुआ सास के साथ बात करने का?
तेरे दोनों बच्चे तो दिन भर मेरे पास रहते हैं, लेकिन मेरा नाती तो थोड़ी देर के लिए ही मुझसे मिलने आता है ना। अगर मैं उसे लाड़ प्यार कर रही हूँ तो इसमें तेरे सीने पर सांप क्यों लौट रहे हैं? अरे तू ही बता दे, तेरे बच्चों को प्यार नहीं करती क्या मैं? हैं? बता मुझे। रहने दीजिए माँ जी, अब खुली आंखों से देखकर मक्खी तो नहीं निकली जाएगी मुझसे। मैं खूब जानती हूँ आपका ये दोगला व्यवहार मेरी नजरों से छुपा हुआ नहीं है। जाने दीजिए, बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इटावा के रहने वाली अंजना की 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटा ओम और बहू रश्मि के 2 बच्चे थे और दोनों स्कूल में पढ़ते थे। अंजना अपने बेटे बहू के साथ ही रहा करती थी। वैसे तो अंजना की बेटी निकिता की शादी भी इटावा शहर में ही हुई थी, लेकिन फिर भी नज़दीक ससुराल होने के बाद भी शादीशुदा बेटियां रोज रोज तो मायके नहीं आ पाती, इसलिए अंजना चाहकर भी अपने नाती मिट्ठू से मिल नहीं पाती थी। ऐसे में जब भी उसका मन नाती से मिलने के लिए बेचैन होता, वो अपने दामाद को फ़ोन करके मिट्ठू से मिलवाने के लिए कहती थी। ये अंजना का सौभाग्य था कि दामाद वरुण भी उसे अपनी माँ की तरह ही मान सम्मान दिया करता था और सास की किसी भी बात को गलत तरह से नहीं लेता था। जब भी अंजना मिट्ठू से मिलने को कहती, वो अपने बेटे को नानी से मिलवाने के लिए ज़रूर ले आता था। ऐसा नहीं था कि अंजना अपने दोनों पोते पोते से प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जब भी बेटी और दामाद मिट्ठू को लेकर उनके घर आते, बहू रश्मि का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी सास अंजना उसके बच्चों और बेटी के बच्चे के बीच में भेदभाव करती है। रश्मि का मानना था कि अंजना मिट्ठू को ज्यादा प्रेम करती है और उसके बच्चों को कम। बस यही उसकी ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण था। वरुण घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, निकिता, मुझे कंपनी की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या छोड़ दूं। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतना बड़ा ऑफर हाथ से कौन जाने देता है? तुम्हारे मन में सेकंड थॉट आ ही क्यों रहा है? अरे भाई एक्सेप्ट करो ना प्रपोजल। पता भी है ऐसे मौके के लिए लोग सारी जिंदगी इंतजार करते हैं और तुम्हारे पास मौका आ रहा है तो कंफ्यूज हो रहे हो। अरे मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2 साल के लिए है। मिट्ठू का स्कूल छुड़ाकर उसे 2 साल के लिए अपने साथ लेकर जाना और फिर वापस लेकर आना काफ़ी मुश्किल होगा। जितने दिन में वो वहाँ के स्कूल के माहौल के साथ एडजस्ट हो पाएगा, तब तक हमारा यहाँ लौटने का समय हो जाएगा। वैसे भी अभी तो मिड सेशन चल रहा है, क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक आइडिया है मेरे पास। देखो, आपको तो पता ही है कि मम्मी मिट्ठू से कितना प्यार करती है। उसको देखे बिना खाना हजम नहीं होता मम्मी का। कैसा रहेगा अगर हम मिट्ठू को मम्मी के पास छोड़कर अमेरिका चले? मुझे भी ऑफिस से कई बार ऑफर मिला है, मैं भी अपने ऑफिस में बात करके देखती हूँ। अगर मुझे भी कोई अमेरिकन प्रोजेक्ट मिल जाए तो दोनों साथ साथ चलेंगे। 2 साल वहाँ पर काम करने से हमारी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी और फिर हमारा एक बड़ा घर खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। क्या कहते हो? हाँ, आइडिया तो तुम्हारा बुरा नहीं है। और वैसे भी मिट्टू के लिए उसके नानी के घर से अच्छा ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। मम्मी तो सच में उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। जितने नखरे उसके हम नहीं उठाते, उससे ज़्यादा उसकी नानी उठाती है। तुम शायद ठीक कह रही हो, हमें उसे उसके ननिहाल में छोड़कर अपने काम के लिए विदेश चले जाना चाहिए। वरुण और निकिता दोनों अमेरिका जाने का फैसला ले लेते हैं और अपने बेटे को 2 साल के लिए अंजना के पास छोड़ देते हैं। निकिता और वरुण के अमेरिका जाने के बाद अच्छी बात है, खुद तो दोनों के दोनों मटर गश्ती करने विदेश चले गए और अपना बच्चा यहाँ हमारे माथे मर गए। अरे ऐसा भी कोई करता है क्या? अपना इकलौता बच्चा ऐसे ही छोड़ दिया। अरे जाना ही था तो अपना बच्चा साथ लेकर जाना चाहिए था। मुझे भी तो कुछ दिन का सुकून मिलता। अरे बहू, अब बड़बड़ाना बंद कर और मिट्टू के लिए ना बच्चों के कमरे में जगह बना दे। ये रहा उसका बैग, उसके कपड़े, खिलौने, सारा सामान बच्चों के कमरे में जमा देना। माँ जी, आपको बहुत शौक था ना अपनी बेटी के बच्चे को पालने का, तो आप उसे अपने कमरे में ही रखकर पालिए। मेरे बच्चों के कमरे में जगह नहीं है, पहले से ही दोनों एक बेड पर सोते हैं, अब इस तीसरे के लिए जगह नहीं है उनके बिस्तर पर। बहू की बात सुनकर अंजना अपने नाती मिट्टू को अपने ही कमरे में सुलाने लगती है। शुरुआत के कुछ दिन तो फिर भी मामी रश्मि चुपचाप थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है मिट्टू रश्मि की आंखों में और भी ज्यादा खटकने लगता है। क्या है मिट्टू, ये पूरे कमरे में किताबें क्यों फैलाई हुई है? नहीं मामी, ये सब मेरी किताबें नहीं है, ये तो गट्टू और चिंकी की किताबें हैं। अच्छा, मुझसे बहस करेगा तू? दिखाई तो तुझे भी दे रहा है ना, किताबें गट्टू और चिंकी की है, तो क्या हुआ? जल्दी से सारी किताबें उठाकर उनके बैग में रख। और हाँ, अपने साथ साथ आज से उन दोनों का स्कूल बैग भी तू ही लगाएगा।
समझ में आई बात? ठीक है मामी, अब नाराज मत होइए, मैं उन दोनों का बैग भी लगा दिया करूँगा। कुछ देर बाद, मामी सबका बैग लगा दिया मैंने। गट्टू चिंकी ने तो दूध भी पी लिया, अब मुझे भी दे दीजिए ना, जोर से भूख लगी है। अच्छा, तो अब मेरे बच्चों की जासूसी करता घूमता है क्या? उन दोनों से तेरी कोई बराबरी नहीं है। अभी दूध खत्म हो गया है, कल सुबह जब दूध आएगा तब तुझे दूध मिल पाएगा। थोड़ी देर में खाना बना रही हूँ, खाकर सो जाना। लेकिन मुझे तो शाम में दूध पीने की आदत है मामी। सारा दिन तो खाली बैठा रहता है, खाली बैठे भूख ही लगेगी ना। थोड़ा काम में दिमाग लगाया कर तो भूख का ख्याल नहीं आएगा। ऐसा कर, जाकर डाइनिंग टेबल और सोफे की डस्टिंग कर दे, चल जा। मामी, मैं डाइनिंग टेबल और सोफे की डस्टिंग कैसे कर सकता हूँ? मुझे डस्ट से एलर्जी है। जितना कहा ना मैंने, चुपचाप से जाकर उतना काम कर, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। और ये सब बहाने तेरे माँ बाप सुनते होंगी, मेरे सामने बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। मामी के डांटने पर मिट्टू चुपचाप से जाकर डाइनिंग टेबल और सोफे की डस्टिंग करने लगता है, जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे मिट्टू, क्या हो गया बेटा? तेरी तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई? मिट्टू अपनी नानी को दिन में हुई सारी बातों के बारे में बताता है। उसकी नानी उसे दवाई देकर सुला देती है। अगले दिन रात में मिट्टू जब खाना खाकर उठ रहा था, मिट्टू, अपनी खाने की प्लेट किचन में रखने के बाद यहाँ से और सारी प्लेट ले जाकर किचन में रख देना। मिट्टू के किचन में जाने के बाद, बहू, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो इतना छोटा बच्चा है और तू उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। और तू अपने बच्चों को देख, वो मिट्टू से बड़े हैं, फिर भी उनके स्कूल का टाइम टेबल तो मिट्टू से लगवाती है, उनकी झूठी प्लेट उठवाती है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? मुझे भला क्यों शर्म आएगी माँ जी? ये तो इसके माँ बाप को इसको यहाँ छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। अरे खुद तो वहां जाकर दोनों पति पत्नी जीवन के मजे ले रहे और इसको हमारे मत्थे मार दिया। आप भी ना साफ साफ सुन लीजिए कि अब अगर ये यहाँ रहेगा तो कुछ काम तो करना पड़ेगा। मैं इसको मुफ्त की रोटी नहीं खिलाऊंगी। और अगर आपको इसके ऊपर ज्यादा दया आ रही है ना, तो आप खुद इसके लिए खाना बनाइए और इसको खिलाइए। काम धाम किसी को करना नहीं, चले आते हैं यहाँ मेरा काम बढ़ाने को। 2 दिन बाद मिट्टू स्कूल से आने के बाद टीवी देख रहा था, तभी वहां उसकी मामी आ जाती है। ए मिट्टू, दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरा दिन यहाँ पर बैठकर टीवी देखता रहता है। इसका बिजली का बिल क्या तेरे मम्मी पापा दे रहे हैं? चल तुरंत टीवी बंद कर, भाग यहाँ से अपने कमरे में। मम्मी, मैं पूरा दिन कहाँ टीवी देखता हूँ? अभी तो स्कूल से आया हूँ और ये वाला कार्टून ना मैं हमेशा से देखता आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप इसको मुझे देख लेने दीजिए, फिर थोड़ी देर में शो ख़त्म हो जाएगा तो मैं टीवी बंद करके अपने कमरे में चला जाऊँगा। मिट्टू के इतना कहने के बाद भी रश्मि को संतोष नहीं होता और वो उसके हाथ से रिमोट छीनकर टीवी बंद कर देती है और उसको ले जाकर उसके कमरे में बंद कर देती है। मिट्टू की ऐसी हालत अंजना से देखी नहीं जाती और वो अपनी बहू रश्मि से बात करती है। बहू, तू जो ये सब कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही। ऊपर वाला सब कुछ देखता है, तेरे भी बच्चे हैं, किसी और के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। अगर मुझे पता होता ना कि तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो मैं कभी भी उसको यहाँ रखने के लिए नहीं कहती। मुझे तो लगा था कि तू उसे भी अपने बच्चों की तरह समझेगी। देखिए माँ जी, मैं आपको बहुत बार पहले भी समझा चुकी हूँ और मुझे ना ये भलाई का भाषण बार बार मत दिया करिए। मैं अपने 2 बच्चों के साथ खुश हूँ, मुझे किसी दूसरे के बच्चे की सेवा करने का कोई शौक नहीं है। अगर आपको इस घर में उसके साथ हो रहा व्यवहार पसंद नहीं है तो आप उसको लेकर हमारे घर से जा सकती हैं। अब मिट्टू को डांटना जैसे रश्मि की आदत सी हो गई थी। कोई बात हो ना हो, रश्मि उसको डांटने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। रश्मि की ऐसी हरकतों से मिट्टू अब बहुत चुप चुप सा रहने लगा था और किसी से बात भी नहीं करता था। ना वो बाहर खेलने जाता था, ना ही अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता था, और तो और सही तरह से खाना भी नहीं खाता था। अंजना मिट्टू के ऊपर रश्मि की ज्यादतियों को बढ़ता हुआ देखकर एक दिन उसकी माँ निकिता को फोन करती है। निकिता बेटा, तुम लोगों को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, कब तक वापस आ रहे हो? माँ, अभी तो मैं यहाँ आए हुए 9 महीने का समय हुआ है। अभी तो हमें वापस आने में 1 साल से ज्यादा लगेगा। आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। कोई बात है क्या? बेटा, मिट्टू ना आजकल बहुत चुप चुप सा रहता है, किसी से बातचीत भी नहीं करता।
कितना भी कहती हूँ कि बाहर खेलने चला जा, लेकिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। क्या हो गया माँ मिट्टू को? लाओ मेरी बात करवाओ उससे, मैं उससे पूछती हूँ क्या बात है। माँ हूँ मैं उसकी, मुझे अपनी परेशानी के बारे में ज़रूर बताएगा। अंजना मिट्टू को बुलाती है और फ़ोन उसके हाथ में देती है। मिट्टू बेटा कैसे हो आप? मुझे ना आपकी बहुत याद आती है। नानी बता रही है कि आजकल आप अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हो। अगर आपको हम लोग याद आते हैं तो हमें फ़ोन कर लिया करो बेटा। मिट्टू फ़ोन पर कुछ भी नहीं कह पाता, बस रोने लगता है और फ़ोन नानी के हाथ में वापस देकर वहाँ से चला जाता है। माँ क्या हो गया? मिट्टू ने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि वो रो रहा था। तुम्हें ऐसा लगा नहीं बेटा, वो सच में रो रहा था। अगर हो सके तो तुम तुरंत वापस आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अगर बच्चा ही सही नहीं होगा तो ऐसी कमाई का क्या करोगे तुम लोग? माँ की बात सुनकर निकिता तुरंत ही अपने पति वरुण को फ़ोन करती है और फ़ोन पर उसकी माँ से हुई सारी बातचीत बताती है। बस निकिता, मैं इसीलिए यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब हमें लेट नहीं करना चाहिए। ऐसे पैसों का कोई फायदा नहीं कि पैसों के लिए हम अपने बच्चे से दूर रहे और उसका जीवन खराब होता हुआ देखे। मैं अगले हफ्ते ही हमारी वापसी की टिकट करवाता हूँ और हम लोग वापस अपने मिट्टू के पास चले जाएंगे। ठीक है, तुम टिकट करवा लो, मैं पैकिंग शुरू करती हूँ। वरुण और निकिता अगले ही हफ्ते इंडिया वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट से सीधे अपनी माँ के घर जाते हैं। उनके आने के बारे में मिट्टू को कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कमरे से बाहर नहीं आता। माँ मिट्टू कहाँ है? दिख नहीं रहा है कहीं पर। बैठा हुआ है अपने कमरे में। मैंने तुझे बताया तो था कि वो अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं। माँ की बात सुनकर निकिता मिट्टू के पास जाती है। मिट्टू अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। अरे क्या हुआ मिट्टू, तुम रो क्यों रहे हो बेटा, और कमरे से बाहर क्यों नहीं आए? मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैं यहीं डिगू, मैं यहीं रहूँगा। मिट्टू को ऐसा डरा हुआ देख निकिता बहुत ही घबरा गई। अच्छा ये देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, चॉकलेट और गिफ्ट्स। देखो। नहीं खाना, चॉकलेट नहीं चाहिए। इसे हुआ क्या है माँ, ये इतना घबरा क्यों रहा है? क्या बताऊँ बेटा, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है कि मेरी बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। उसकी डांट फटकार की वजह से मिट्टू की ऐसी हालत हो गई है कि अब वो किसी से भी बात नहीं करता। पूरा पूरा दिन बस अपने कमरे में रोता रहता है। मुझसे जब ये सब देखा नहीं गया तो मैंने तुझे बुला लिया। नहीं मिट्टू, अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। अब हम लोग आ गए ना बेटा, अब हम लोग अपने घर चलेंगे, अब तो यहाँ नहीं रहोगे। और माँ आपको भी यहाँ पर बिल्कुल भी रहने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अब से हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगी। क्या गिला करूँ भाभी के गलत व्यवहार का। जब पैसे के लालच में मैं माँ होकर अपने बच्चे की खुशी और गम को नहीं समझ पाई, तो भाभी तो फिर भी इसकी बस मामी है। अगर इन सब में सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो वो मैं और वरुण है। बच्चा अपने माँ बाप की जिम्मेदारी होता है, कोई भी मेरे बच्चे की जिम्मेदारी क्यों लेना चाहेगा। हाँ माँ, निकिता सही कह रही है। आपके प्यार को देख कर ही हमने अपने बच्चे को यहाँ छोड़ने के बारे में सोचा था। अब आपको भी यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे अपने बेटे जैसा ही मानती है ना, तो मेरी बात को मना मत करिए। आपको हमारे साथ ही चलना होगा। ऐसे माहौल में न मेरा बच्चा रहेगा न मेरी माँ। मिट्टू बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुझे उस घर में रहने के लिए कहा। मेरी वजह से ही तेरी ये हालत है। अगर मुझे पता होता कि तेरी मामी तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो मैं तुझे कभी भी अपने घर में आने के लिए नहीं कहती। अपनी नानी को माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। और फिर वे लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं मिट्टू को। डॉक्टर मिट्टू के साथ हुई सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनके सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ सेशंस होने के बाद ही मिट्टू की हालत में अच्छा खासा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। गुजरते समय के साथ मम्मी पापा और नानी के लाड़ के कारण धीरे धीरे मिट्टू नॉर्मल होने लगता है। लेकिन निकिता और वरुण को जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिल जाती है कि अपने बच्चों को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए।